टॉपिक इज़ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी जो होती है जेनेटिक होती है, राइट। हेरिडिटी मीन्स नेचर एंड एनवायरनमेंट मीन्स नर्चर, right? Heredity, all the qualities that child has inherited from the parents is called heredity, right? All the qualities that a child has inherited from the parents is called heredity. heredity का मतलब क्या होता है? जीन्स जो हमें विरासत में मिलते हैं। इनहेरिटेड मीन्स विरासत में, वो क्वालिटीज़ एक बच्चे के अंदर जो हमें विरासत में मिलती हैं हमारे पेरेंट्स के थ्रू, राइट। जनरेशन टू जनरेशन होती है ये, राइट। नेक्स्ट, हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस और द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। हेरिडिटी इज व्हाट अ पर्सन इज फ्रॉम बॉर्न विद, राइट। ये जनरेशन टू जनरेशन होती है। इसके अंदर जो आधार होता है वो ह्यूमन पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट का जो आधार होता है वो हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी ये बताती है कि एक पर्सन जन्म से कैसा है, राइट। स्टेज बेस, यानी कि हेरिडिटी एक बेस है, एक स्टेज है, एक प्लेटफॉर्म है, राइट। नेक्स्ट, at the time of conception, the union of male and female germ cell causes fertilization of the ovum. The fertilized egg is known as zygote, right? इसको हम ऐसे समझते हैं, zygote जो होता है उसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जीन्स ट्रांसफ़र, राइट। 23 पेयर्स होते हैं मेल एंड फीमेल के, 22 पेयर्स मेल एंड फीमेल के होते हैं, और जो 23rd पेयर होता है जिसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और जो 22 पेयर्स होते हैं उनको हम कहेंगे ऑटोसोम्स, यानी कि 22 पेयर्स मेल एंड फीमेल के सेम होंगे, जबकि सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि जाइगोट में मतलब जो बेबी है वो बॉय है या गर्ल है, राइट। अब मेल फीमेल ये दोनों पेरेंट्स हैं। मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होता है, तो हम सबको पता है। सो मेल से अब सन और डॉटर कैसे आएगी? फीमेल्स तो XX क्रोमोसोम्स ही रिलीज़ कर रही हैं। फीमेल ने इधर से भी XX क्रोमोसोम रिलीज़ किया, इधर से भी मेल में भी एक X क्रोमोसोम आया, और सन के लिए इधर भी एक X क्रोमोसोम आया। Y से जो क्रोमोसोम आ रहे हैं XY, और Y से जो XX क्रोमोसोम आ रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम मेल से जो क्रोमोसोम आते हैं उनके थ्रू। हम ये नहीं कहते कि इसके लिए मेल रिस्पॉन्सिबल है, बट सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो मेल के पास ही होता है, तो उससे XY बनेगा, तो सन XY मैच करेगा तो डॉटर, XX से डॉटर, XY से सन, राइट। नेक्स्ट, अ जेनेटिक क्रोमोसोम 21 डिसऑर्डर। अब हम सभी क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे क्रोमोसोम 21 है, इसके अंदर एक डिसऑर्डर होता है डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डिलेज के थ्रू, राइट, वो कॉज होता है। सो इसको बोलेंगे ट्राइसोमी 21। इसको 21st क्रोमोसोम को बोलते हैं ट्राइसोमी 21, और इसको एक और नाम आता है डाउन सिंड्रोम। ये हमें प्रेगनेंसी के थ्रू पता चल जाता है कि हमारा बेबी जो है, मतलब जो बेबी है वो डाउन सिंड्रोम है या ट्राइसोम है। उसके जो वो होते हैं, क्या रीज़न्स होते हैं, क्या होगा अगर बेबी के अंदर ट्राइसोमी 21 आ जाएगा? तो स्मॉल नोज़ होगी, स्मॉल माउथ एंड ईयर्स होंगे, शॉर्ट होगा बच्चा, स्टॉकी बेल्ट होगा,
राइट। आलमंड शेप की उसकी आईज होंगी, उसकी हाइट भी शॉर्ट होगी, राइट। ये सारे जो होंगे ये ट्राइसोमी 21 के अंदर आते हैं, डाउन सिंड्रोम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट एक और सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स ओनली फीमेल्स, रिजल्ट्स व्हेन टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल्स को अफेक्ट करता है, यानी कि गर्ल चाइल्ड को। व्हेन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग और पार्शियली मिसिंग, राइट। इसके अंदर ये होता है कि एक सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो मिसिंग या पार्शियली मिसिंग होता है। जैसे हियरिंग लॉस होता है, जिससे मतलब बच्चे को हियरिंग की प्रॉब्लम आती है, फेशियल फीचर्स में इशू आ जाता है, शॉर्ट स्टेटर होता है, स्ट्रक्चर होता है, रिप्रोडक्शन इशू आ जाते हैं, प्रीनेटल इशू आ जाते हैं। ये सारे गर्ल चाइल्ड में आएंगे। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली ओनली फॉर फीमेल्स, राइट। नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। ट्विंस के बारे में तो हम सब ने पढ़ा ही है कि ट्विंस क्या होते हैं। नाउ आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। ट्विंस जो होते हैं जुड़वा बच्चे होते हैं। ट्विंस दो तरह के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं एक रूपी जुड़वा, उनका नाम है एक रूपी जुड़वा, जिसमें सेम सेक्स होंगे, या तो वो दोनों मेल होंगे या वो दोनों फीमेल होंगे, राइट। फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं द्विमंच जुड़वा, जिनको बोलते हैं, इसमें डिफरेंट सेक्स होता है, या तो डिफरेंट सेक्स होते हैं, मेल फीमेल होगी, फीमेल मेल होगा, या मेल मेल भी हो सकता है, बट इसमें डिफरेंट सेक्स भी आ जाता है। इसमें नहीं होंगे, आइडेंटिकल में दो ही होंगे, या तो दोनों बच्चे जुड़वा में मेल होंगे, दोनों लड़के होंगे, या दोनों लड़कियां होंगी। अब इनको अच्छे से समझते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप फ्रॉम सेम एग और स्पर्म, राइट। एक ही एग से डेवलप होते हैं और ये सेम सेक्स के होते हैं, यानी कि दोनों बॉय होंगे या दोनों गर्ल होंगी, ओके। इनको और अच्छा से समझते हैं। स्पर्म से एग आया, एग से ये दो बने, शेयर्ड या सेपरेट प्लेजेंटा भी हो सकता है। इनका प्लेजेंटा शेयर्ड भी हो सकता है और सेपरेट भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, राइट। इनमें सेम वॉइस और सेम फेस होगा। इनका ये आइडेंटिकल में सेम वॉइस और सेम फेस होता है। फ्रेटर्नल ट्विंस डेवलप फ्रॉम टू सेट्स ऑफ एग और स्पर्म। इसमें टू सेट्स ऑफ एग और स्पर्म होंगे, सेम सेक्स भी होगा और वन ऑफ ईच, दोनों अलग अलग भी होंगे। स्पर्म समझते हैं। स्पर्म से एग, एग से जाइगोट से सेपरेट प्लेजेंटा, राइट। नाउ identical twins develop from one ovum. Identical twins resemble each other and are always of same sex, while the fraternal twins mostly just brother and sisters at the same time, right। वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को पहले बताई कि आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो सेम होते हैं, सेम सेक्स होंगे, उनके फीचर्स भी एक दूसरे से सेम होंगे, जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस मोस्टली ब्रदर एंड सिस्टर होंगे एट द सेम टाइम, राइट। नेक्स्ट, फ्रेटर्नल ट्विंस अराइज फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ टू सेपरेट ओवा, राइट। टू सेपरेट ओवम से होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस मोनोजाइगोटिक बोलते हैं इनको, सेम जाइगोट होता है, सेम सेक्स होता है, वही चीज़ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फ्रेटर्नल ट्विंस इनको डाइजाइगोट बोलते हैं, डाइजाइगोटिक, राइट। आइडेंटिकल को हम मोनोजाइगोटिक बोलते हैं, फ्रेटर्नल को हम डाइजाइगोटिक बोलते हैं। इसके अंदर सेपरेट जाइगोट होता है, सेम और डिफरेंट सेक्स भी होते हैं,
यानी इसमें सेम सेक्स भी हो सकता है और डिफरेंट भी, लाइक जैसे कि मेल मेल भी होगा, फीमेल फीमेल भी होगी, मेल फीमेल भी होगा, इस तरह से, राइट। यानी कि दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी, या एक लड़का एक लड़की होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। मतलब क्रोमोसोम जो सेक्स पेयर होता है, क्रोमोसोम में XX और XY होता है। XX से गर्ल चाइल्ड आएगा, XY से बॉय चाइल्ड आता है, ये हमें सबको पता है, राइट। नेक्स्ट एनवायरनमेंट। हेरिडिटी इज ओवर, नाउ वी विल डिस्कस एनवायरनमेंट। द environment is everything that affects the individual except genes. environment हर चीज़ इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्ट जीन्स को छोड़ के। environment को हम बोलते हैं नर्चर, यानी कि पोषण। These factors influence the development of इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं ये फैक्टर्स। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग। हमारे आसपास जो कुछ है वो सब, हमारी सराउंडिंग में आसपास में जो कुछ है वो सब हमारा एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। एनवायरनमेंट में दो तरह के एनवायरनमेंट आएंगे, फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में हमारा सोशल बिहेवियर आ जाता है, हमारे इमोशंस आ जाएंगे, जबकि फिजिकल एनवायरनमेंट में क्लाइमेट और ये सब आएगा। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक फिजिकल, सोशल, मोरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इमोशनल फोर्सेस। बेस्ट एनवायरनमेंट कौन सा होता है? कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। कंड्यूसिव का मतलब होता है पोटेंशियल, ब्रिंग आउट और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। इसके बारे में अभी हम करेंगे, ओके। नेक्स्ट नेचर वर्सेस नर्चर। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे लिए बेस्ट एनवायरनमेंट कौन सा है, तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हमारे लिए बेस्ट है, राइट। नाउ नेचर वर्सेस नर्चर, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। सो नेचर मीन्स प्रकृति, हेरिडिटी जो कि फिक्स्ड और स्टैटिक होती है, हेरिडिटी जो है फिक्स्ड होगी, और नर्चर मीन्स पोषण, एनवायरनमेंट ये डायनामिक होता है, एनवायरनमेंट चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है, राइट। नाउ नेचर वर्सेस नर्चर में डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। इनको हम ऐड नहीं कर सकते, इनको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते। डेवलपमेंट जो होती है वो हेरिडिटी का प्रोडक्ट एनवायरनमेंट के साथ है, राइट, इनटू एनवायरनमेंट। ये एडिक्टिव नहीं होते, इनका योग नहीं होता। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, these are not addictive, these are not subtractive, these are not divisible, these are the only product in development, right। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट में, सॉरी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ओनली प्रोडक्ट है, दीज आर द प्रोडक्ट इन डेवलपमेंट, राइट। नेक्स्ट वुडवर्थ कहते हैं, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग हेरिडिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट, H into E is equal to development. Now development is the complex interplay between heredity and environment. Interplay का मीनिंग है interact, right। डेवलपमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। मेन नोट है जो कि हमें इम्पॉर्टेंट है, वो सुनिए। In some aspects heredity is more important, and while in some other aspects environment becomes more
इम्पॉर्टेंट, राइट। कुछ एस्पेक्ट्स में हेरिडिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जबकि कुछ और एस्पेक्ट्स में एनवायरनमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं हेरिडिटी में क्या होगा। कलर ऑफ आइज, हेयर टाइप, बॉडी स्ट्रक्चर, IQ। जो आइज का कलर होगा वो बच्चे की पेरेंट्स के थ्रू ही आएगा। हेयर टाइप भी बच्चे को उसके जनरेशन से ही मिलेगा। बॉडी का स्ट्रक्चर भी, लाइक अगर माँ बाप शॉर्ट है तो ऑब्वियसली कि बच्चा भी शॉर्ट होगा। और उसका IQ भी डिपेंड करता है हेरिडिटी पे कुछ हद तक। नाउ एनवायरनमेंट के बेसिस पे क्या होगा, एजुकेशन। अगर आप उसको अच्छा एनवायरनमेंट देते हो, अच्छी एजुकेशन होगी, ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग होगी, न्यूट्रिशन, उसको खाना अच्छा दे रहे हो, इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छे से एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। नेक्स्ट हेरिडिटी बेसिस प्रोवाइड करती है, राइट। नोट, मेन नोट ये है, हेरिडिटी विल डिसाइड हाउ फार वी कैन गो। इसको याद रख कर लो, ये पूछता है पेपर में। हेरिडिटी विल डिसाइड हाउ फार वी कैन गो, राइट। इसको समझते हैं। हेरिडिटी सेट्स द अपर एंड लोअर लिमिट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए अपर और लोअर लिमिट हेरिडिटी सेट कर देती है, राइट। जैसे एक बच्चे का IQ लेवल एवरेज है बट इडियट नहीं है, राइट। इन दोनों के बीच में है। अब उसको डिसाइड करना है कि उसको कहाँ तक जाना है, राइट। नेक्स्ट हेरिडिटी डिसाइड, इसको ध्यान से करना, ये क्वेश्चन बनता है सीटेट में। हेरिडिटी डिसाइड हाउ फार वी कैन गो, हाउ फार वी विल गो। वी विल गो का मतलब है श्योरली, बट ऐसा नहीं है। हाउ फार वी कैन गो इज करेक्ट। कैन गो मीन्स हेरिडिटी, राइट। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। अब वुडवर्थ क्या कहते हैं कि बोथ आर इक्वली असेंशियल, राइट। जैसे कि हमने बात किया कि बोथ आर इक्वली असेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ज़रूरी हैं, राइट। नेक्स्ट लॉज ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के लॉज ये आते नहीं हैं बट इनका नेम याद कर लो, बाय चांस अगर कुछ आ जाए तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जोहन गरीगर मेंडल propounded 3 laws of heredity। जोहन गरीगर मेंडल ने 3 लॉज को propound किया है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। ये तीनों नेम इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने तीन जो लॉज हैं वो दिए हैं। मेंडल हेरिडिटरी जीनियस बुक की बुक है, मेंडल की एक बुक है हेरिडिटी जीनियस नेम से, उसके अंदर इन्होंने 3 लॉज दिए हैं, राइट। बुक का नाम है हेरिडिटरी जीनियस, ओके। नेक्स्ट एक और लॉ है, लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का सिद्धांत। लाइक प्रोग्रेसिव होती है हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। हेरिडिटी जो है प्रोग्रेसिव होती है बट कई जगहों पे हेरिडिटी रिग्रेसिव होती है, यानी कि डाउनफॉल आ जाता है। माँ बाप अगर जीनियस है तो बच्चे नहीं है, ये हमारा रिग्रेसिव में आएगा। ऑपोजिट करेक्टर शो करें, ऑपोजिट करेक्टर शो होता है इसमें। जैसे मम्मा पापा अगर अच्छे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, मतलब अच्छे से बिल्ड है, तो बच्चा नहीं कर पा रहा। या मम्मा पापा जीनियस हैं, IQ उनका बहुत अच्छा था, बच्चा एवरेज रह रहा है। या मम्मा पापा की हाइट अच्छी है, बाय चांस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती है, दैट इज़ रिग्रेशन, राइट। आई होप आपको ये चीज़ सारा समझ में आया होगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में होगा, तब तक आप ये अच्छे से कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।